आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन फंडामेंटल राइट। सबसे पहले मूल अधिकार संक्षेप में समझें तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं और जिन्हें वह प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसके नैसर्गिक विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मूल अधिकार जो हैं अति आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमारा बोलना, चलना, उठना बैठना, घूमना फिरना, किस धर्म को हम अपनाएंगे, कौन से कार्यों को हम कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमने जन्म लिया है, इस धरती पर जब हमने जन्म लिया है अर्थ पर, तो हम जो भी यहाँ के संसाधन्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे फंडामेंटल राइट, बंच ऑफ राइट्स हैं जो कि आपको जो है को 12 से लेके 35 तक की रेंज में मिलेंगे। हालांकि इसमें आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन बताएगा। लास्ट में आर्टिकल 32, 33, 34 जो हैं वो आपके इनके अगेंस्ट जो भी आपकी जो है रेमेडीज वगैरह हैं उनके बारे में बताएंगे। तो यदि मूल अधिकारों को अभी हम संक्षेप में समझें तो मूल अधिकारों का मतलब क्या होगा कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं और जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और न्यायपालिका जिनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि आपके यदि फंडामेंटल राइट्स का कभी भी वायलेशंस होता है तो आप लोअर कोर्ट्स में न जाकर आप आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट्स में रिट फाइल कर सकते हैं या आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट्स में भी रिट फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं ये राइट्स हमारे अगेंस्ट द स्टेट हैं। अब अगेंस्ट द स्टेट का क्या मतलब होगा कि उस राज्य शब्द का क्या मतलब है जिसके विरुद्ध हमें अपने मूल अधिकार मिले हुए हैं या मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो उसके लिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 सबसे पहले। इन दिस पार्ट unless the contest otherwise require the state include the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the state and all local and other authority within the territory of India or under the control of the government of India। आर्टिकल 12 अब अनुच्छेद 12 इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, हिंदी वाले भी देख लें, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो यदि हम आर्टिकल 12 को इसके वाइड रूप में देखें तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है सबसे पहले इसमें दिया गया है वर्ड है आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और संसद। अब भारत की सरकार किससे मिलकर बनेगी, अर्थात प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट और जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं, यानी कि पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी वो आपकी डेफिनेशंस वो आपकी जो है स्टेट के अंतर्गत वो मानी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री हो गए, उनकी मंत्रिपरिषद हो गई, उनके मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री हो गए और सेम इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ राज्य हैं, राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हो गए, उनकी कैबिनेट हो गई, उनके मंत्री हो गए, तो वो सब आपके जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है वो इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, किसी भी शासन में किसी भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर जो शब्द जो दिया गया है सरकार, तो सरकार का मतलब क्या हो गया कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज का क्या मतलब हो गया कि मतलब प्रधानमंत्री से लेकर
और किसी भी राज्य के अंदर चाहे कोई सबसे छोटा पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे कोई होमगार्ड के लेवल तक का व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि वो उन पावर्स को एक्सेस कर रहा है जो पावर्स इन्हीं नियम कानून अध्यादेशों के तहत जो है मिली हुई हैं, तो वो सारी अथॉरिटीज जो होंगी आपकी, वो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशंस के अंदर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड